हांगकांग की कहानी ऑनेस्टली दो बड़ी पावर्स की एक फैसिनेटिंग टेल है। ये एक छोटे रॉकी आइलैंड की कहानी है जो अगेंस्ट ऑल ऑड्स एक ग्लोबल पावर हाउस बन गया। अब हांगकांग को ट्रूली समझने के लिए हमें पहले मैप देखना होगा। ये असल में चाइना के सदर्न कोस्ट पर आइलैंड्स का एक क्लस्टर है। सदियों तक यह सिर्फ एक शांत फिशिंग एरिया था और कुछ नहीं। यह महान चाइनीज एम्पायर का हिस्सा था जिस पर बीजिंग के फॉरबिडन सिटी से सम्राट रूल करते थे। यह एम्पायर खुद को दुनिया का सेंटर मानता था, जिसे सेलेस्टियल एम्पायर कहा जाता था। इसके पास वह सब कुछ था जिसकी उसे जरूरत थी और ऑनेस्टली इसे बाहरी दुनिया के साथ ज्यादा ट्रेड करने की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई, खासकर उन यूरोपियंस के साथ जो इसके दरवाजे पर आते रहते थे। दूसरी तरफ ब्रिटिश एक विशाल ग्लोबल एम्पायर बनाने में बिजी थे। उनके जहाज हर समुद्र में चलते थे, हमेशा नई जमीनें और नए मार्केट्स की तलाश में। वे चाइना में ट्रेड करने की स्ट्रॉन्ग डिजायर के साथ आए थे। उन्हें चाइनीज गुड्स जैसे चाय, सिल्क और पोर्सिलेन चाहिए थे जो ब्रिटेन में इनक्रेडिबली पॉपुलर थे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, चाइनीज सम्राट को ब्रिटिश के ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो ब्रिटिश को चाइनीज गुड्स के लिए सिल्वर से पेमेंट करना पड़ता था। इससे एक बड़ा ट्रेड इम्बैलेंस हो गया। ब्रिटिश चाइना को बहुत सारा सिल्वर खो रहे थे और यह उनकी इकोनॉमी के लिए रियली बैड न्यूज थी। उन्हें कुछ ऐसा ढूंढना था जिसे चाइनीज असल में खरीदना चाहते हो। ब्रिटिश को अपना जवाब एक फूल में मिला, अफीम का प्लांट। उन्होंने अपनी इंडियन कॉलोनीज में अफीम उगाना शुरू किया और उसे चाइना में स्मगल किया। जल्द ही लाखों चाइनीज लोग इस ड्रग के एडिक्ट हो गए। यह ऑनेस्टली चाइनीज सोसाइटी और उसकी इकोनॉमी के लिए एक डिजास्टर था। सम्राट फ्यूरियस थे। उन्होंने अफीम के ट्रेड को रोकने का फैसला किया। उन्होंने ब्रिटिश अफीम को जब्त करने और नष्ट करने के लिए राइटी भेजे। चाइनीज के इस एक्ट ऑफ डिफाइंस के कारण एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ब्रिटिश ने इसे अपनी प्रॉपर्टी और फ्रीली ट्रेड करने के अपने राइट पर एक अटैक के रूप में देखा। इंटरेस्ट्स और कल्चर्स के इस क्लैश ने युद्ध के लिए स्टेज सेट किया। यह कॉन्फ्लिक्ट फर्स्ट ओपियम वॉर के नाम से जाना गया। शक्तिशाली ब्रिटिश रॉयल नेवी अपने पावरफुल स्टीमशिप्स और मॉडर्न कैनन्स के साथ पुराने चाइनीज जंक्स से कहीं ज्यादा सुपीरियर थी। यह युद्ध फ्रैंकली एक तरफा था। ब्रिटिश ने चाइनीज फोर्सेस को आसानी से डिफीटेड। हारे हुए चाइनीज सम्राट के पास एक ट्रीटी साइन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। यह 1842 में ट्रीटी ऑफ नानकिंग थी। इस ट्रीटी के तहत चाइना को बड़ी राशि का भुगतान करना पड़ा, ट्रेड के लिए अपने पोर्ट्स खोलने पड़े और हांगकांग के आइलैंड को ब्रिटेन को देना पड़ा। और इस तरह एक छोटा बंजर आइलैंड ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन गया। ईस्ट के किनारे पर वेस्ट का एक स्मॉल पीस। एक बार जब हांगकांग ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया। ब्रिटिश ने तुरंत इसकी पोटेंशियल को देखा। इसमें एक गहरा नेचुरल हार्बर था जो पूरी तरह से शेल्टरेड और बड़े शिप्सों के लिए आइडियल था। यह हार्बर, विक्टोरिया हार्बर, असल में इसके फ्यूचर की कुंजी था। ब्रिटिश ने हांगकांग को एक फ्री पोर्ट डिक्लेयर किया। इसका मतलब था कि गुड्स को बिना किसी टैक्स के अंदर लाया और बाहर भेजा जा सकता था। ऑनेस्टली ये सिंपल पॉलिसी एक स्ट्रोक ऑफ जीनियस थी। इसने दुनिया भर से मर्चेंट्स, ट्रेडर्स और बिजनेसमैन को अट्रैक्ट किया। ब्रिटेन, यूरोप, अमेरिका और एशिया के अन्य हिस्सों से जहाज इस नए बस्लिंग पोर्ट पर आने लगे। हांगकांग जल्द ही चाइना और बाकी दुनिया के बीच ट्रेड के लिए एक वाइटल हब बन गया। हांगकांग की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई। मेनलैंड से कई चाइनीज लोग, खासकर पड़ोसी ग्वांगडोंग प्रोविंस से, आइलैंड में चले गए। वे अपॉर्चुनिटीज की तलाश में आए। वे चाइना में गरीबी, युद्ध और अस्थिरता से बचने आए। उन्होंने लेबरर्स, बिल्डर्स और छोटे मर्चेंट्स के रूप में काम किया। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और रेजिलेंस से शहर को शुरू से बनाया। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉ एंड ऑर्डर का एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया। यह ब्रिटिश लीगल सिस्टम पर बेस्ड था। इसने सिक्योरिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी की भावना प्रोवाइड की जो बिजनेस के लिए बहुत अट्रैक्टिव थी। लोगों को पता था कि उनकी प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट्स लॉ द्वारा प्रोटेक्टेड रहेंगे। दशकों में ब्रिटिश रूल एक्सपैंड हुआ। एक और युद्ध के बाद, सेकेंड ओपियम वॉर, ब्रिटेन ने 1860 में काओलून पेनिनसुला का कंट्रोल हासिल कर लिया। फिर
1898 में ब्रिटेन को न्यू टेरिटरीज नामक एक बहुत बड़े एरिया के लिए 99 साल की लीज दी गई। यह लीज 1997 में वॉज टू एक्सपायर। ये डेट जो उस समय बहुत दूर लगती थी, बाद में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगी। इस अतिरिक्त जमीन के साथ हांगकांग के पास बढ़ने और डेवलप होने के लिए पर्याप्त जगह थी। यह अब सिर्फ एक छोटा आइलैंड नहीं था, बल्कि बढ़ती पॉपुलेशन और थ्राइविंग इकोनॉमी वाला एक महत्वपूर्ण टेरिटरी था। ब्रिटिश गवर्नेंस के तहत हांगकांग ने अपना यूनिक कैरेक्टर डेवलप किया। यह एक ऐसी जगह थी जहां ईस्ट वेस्ट से मिला। इंग्लिश सरकार और बिजनेस की भाषा बन गई, लेकिन कैंटोनीज लोगों की भाषा बनी रही। वेस्टर्न स्टाइल की बिल्डिंग्स, बैंक्स और ट्रेडिंग हाउसेस चाइनीज टेम्पल्स और मार्केट्स के साथ खड़े थे। कल्चर्स के इस मिश्रण ने एक डायनामिक और वाइब्रेंट सोसाइटी बनाई। ब्रिटिश अपने साथ एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के अपने सिस्टम लाए। उन्होंने सड़कें, अस्पताल और स्कूल बनाए। हालांकि यह एक कॉलोनी थी, हांगकांग एक ऐसी आइडेंटिटी डेवलप कर रहा था जो मेनलैंड चाइना और ब्रिटेन दोनों से अलग थी। जैसे जैसे 20वीं सदी आगे बढ़ी, दुनिया बदल गई और हांगकांग भी। न्यू टेरिटरीज पर 99 साल की लीज, जो 1898 में साइन हुई थी, एक टिकिंग क्लॉक की तरह थी। 1997 की डेडलाइन बड़ी और बड़ी होती जा रही थी। 1980 के दशक तक ब्रिटेन और चाइना को इस बारे में बात करना शुरू करना पड़ा कि लीज खत्म होने पर क्या होगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर चाइना के लीडर डेंग शियाओपिंग से मिली। डिस्कशंस ऑनेस्टली काफी कॉम्प्लेक्स थे। ब्रिटेन को उम्मीद थी कि वह हांगकांग का एडमिनिस्ट्रेशन जारी रखेगा, लेकिन चाइना की पोजीशन फर्म थी। हांगकांग चाइनीज टेरिटरी था और इसे मदरलैंड में वापस आना होगा। चाइना अब 19वीं सदी का कमजोर एम्पायर नहीं था। इन नेगोशिएशंस का नतीजा था सिनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन, जो 1984 में साइन हुआ था। इस हिस्टोरिक एग्रीमेंट ने हांगकांग के फ्यूचर के लिए प्लान तैयार किया। इसमें कहा गया था कि 1 जुलाई 1997 को हांगकांग का पूरा टेरिटरी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को हैंडेड ओवर। हालांकि ये सिर्फ एक और चाइनीज शहर नहीं बनेगा। चाइना ने वादा किया कि हांगकांग को एक स्पेशल प्रिंसिपल के तहत गवर्न किया जाएगा। इस प्रिंसिपल को वन कंट्री टू सिस्टम्स कहा जाता था। इसका मतलब था कि हांगकांग एक देश चाइना का हिस्सा होगा, लेकिन उसे 50 साल तक 2047 तक अपनी खुद की इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम्स रखने की अनुमति होगी। वन कंट्री टू सिस्टम्स फॉर रूटा हांगकांग के लोगों को रीअश्योर करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसने वादा किया कि उनके जीने का तरीका अनचेंज्ड रहेगा। हांगकांग अपनी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अपनी खुद की करेंसी हांगकांग डॉलर और इंग्लिश कॉमन लॉ पर बेस्ड अपनी लीगल सिस्टम को बरकरार रखेगा। हांगकांग के लोग उन फ्रीडम्स का आनंद लेते रहेंगे जो मेनलैंड पर उपलब्ध नहीं थी, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये यूनिक अरेंजमेंट एक कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल प्रॉब्लम का डेंग शियाओपिंग का प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन था। यह हांगकांग की सफल इकोनॉमी को बाधित किए बिना नेशनल रियूनिफिकेशन हासिल करने का एक तरीका था। 30 जून 1997 की रात को एक ग्रैंड सेरेमनी आयोजित की गई। मूसलाधार बारिश में ब्रिटिश फ्लैग को आखिरी बार उतारा गया और चाइनीज फ्लैग को रेज्ड। प्रिंस चार्ल्स और आखिरी ब्रिटिश गवर्नर क्रिस पैटन ने देखा कि 150 से अधिक वर्षों का ब्रिटिश रूल पीसफुल एंड पर आ गया। ब्रिटेन के लिए इसने उसके एम्पायर के अंत को चिह्नित किया। चाइना के लिए यह इमेंस नेशनल प्राइड का क्षण था। यह एक हिस्टोरिकल ह्यूमिलिएशन का सुधार था। हांगकांग के लोगों के लिए यह अनसर्टेनिटी और होप का क्षण था। वे अब चाइना के नागरिक थे, एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में रह रहे थे, अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टोरी में एक नया चैप्टर शुरू कर रहे थे। 1997 के हैंडओवर के बाद के सालों में हांगकांग की कहानी टेंशन और चेंज की रही है। वन कंट्री टू सिस्टम्स प्रिंसिपल, जो एक ब्रिज होने वाला था, अक्सर एक बैटल ग्राउंड जैसा महसूस हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट का मूल इस वादे की विभिन्न इंटरप्रिटेशंस में निहित है। हांगकांग में कई लोग, खासकर युवा पीढ़ी, फ्रीडम्स और एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी का आनंद लेते हुए बड़े हुए।
वे खुद को हांगकांगर्स के रूप में देखते हैं, न कि सिर्फ चाइनीज के रूप में। वे अपने शहर की ऑटोनॉमी, इसकी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी और अपने विचारों को फ्रीली एक्सप्रेस करने के अधिकार को महत्व देते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि वादा की गई ऑटोनॉमी अधिक डेमोक्रेसी की ओर ले जाएगी, जिसमें अपने नेताओं को चुनने का अधिकार भी शामिल है। हालांकि बीजिंग में सरकार का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। उनके लिए वन कंट्री वाक्यांश का अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे हांगकांग को चाइना का एक इंसेपरेबल हिस्सा मानते हैं और नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी उनकी टॉप प्रायोरिटीज हैं। वे हांगकांग में अधिक डेमोक्रेसी की मांगों को अपने अधिकार के लिए एक चुनौती और नेशनल यूनिटी के लिए खतरा मानते हैं। इस फंडामेंटल क्लैश के कारण बढ़ता घर्षण हुआ है। सालों से बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट्स और सोशल मूवमेंट्स हुए हैं। 2014 का अम्ब्रेला मूवमेंट और 2019 में हुए और भी बड़े प्रोटेस्ट्स ने दुनिया को दिखाया कि सोसाइटी कितनी डीपली से विभाजित हो गई थी। स्थिति 2020 में एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच गई जब बीजिंग ने हांगकांग पर एक स्वीपिंग नेशनल सिक्योरिटी लॉ इम्प्लीमेंटेड। ये लॉ प्रोटेस्ट्स को रोकने और ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए पेश किया गया था, लेकिन क्रिटिक्स का तर्क है कि इसका इस्तेमाल असहमति को चुप कराने के लिए किया गया है। यह लॉ राइटियों को किसी भी चीज पर कार्रवाई करने के लिए व्यापक शक्तियां देता है, जिसे वे सेसेशन, तोड़फोड़ या विकाउंट्री ताकतों के साथ मिली भगत मानते हैं। कई प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट्स, पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट्स को गिरफ्तार किया गया है, अखबारों को बंद करने के लिए मजबूर किया गया है और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स भंग हो गए हैं। इसने डर का माहौल बना दिया है और शहर के पॉलिटिकल लैंडस्केप को फंडामेंटली बदल दिया है। आज हांगकांग का फ्यूचर अनसर्टेन है। वाइब्रेंट, नॉइजी और अक्सर अराजक शहर अब बहुत शांत है। 50 साल तक अनचेंज्ड रहने का वादा इसके कई निवासियों को इंक्रीजिंगली कमजोर लगता है। जबकि शहर एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सेंटर बना हुआ है, इसकी आइडेंटिटी फ्लक्स में है। हांगकांग की कहानी अब सिर्फ ईस्ट के वेस्ट से मिलने के बारे में नहीं है। ये अब एक अद्वितीय, फ्री व्हीलिंग शहर के एक शक्तिशाली, सत्तावादी राज्य की कक्षा में समाहित होने की जटिल और अक्सर दर्दनाक प्रक्रिया के बारे में है। पर्ल ऑफ द ओरिएंट अभी भी चमकता है, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि क्या इसकी अनोखी चमक धीरे धीरे फेडिंग